अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम जी मियाँ इरफान इकबाल है और मैं आपको रेवेन्यू लॉज, जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू रूल्स और इसके अलावा सिविल लॉ में सीपीसी और क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड का जो सब्जेक्ट है वो सारा पढ़ाऊंगा। इसमें हम तैयारी के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन में जो एमसीक्यू आएगा, क्वेश्चन लिखना कैसे है, और उसको हम पढ़ेंगे थारो बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ। तरतीब से हम हर एक बेयर एक्ट को लेके चलेंगे। उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसको ज़्यादा हम डिटेल करेंगे, उसमें जो एमसीक्यू वगैरह बनेंगे वो भी साथ साथ में आप लोगों को मार्क करवाता जाऊंगा। ये हमारी स्कीम होगी तैयारी के लिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, बेयर अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, और क्वेश्चन लिखना कैसे है ये चीज़ भी साथ डिस्कस करनी है, और एमसीक्यू भी साथ हमने मार्क करने हैं, ताकि हमारी तैयारी के रिलेटेड कोई भी पार्ट जो है वो अनअटेंडेड ना रहे। और जो हमारी एकेडमी है, पेस एकेडमी, ये काफ़ी टाइम से हम प्रिपरेशन इसमें करवा रहे हैं, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो एस्पायरेंट्स हैं वो क्लियर कर भी गए हैं, सिलेक्शन भी हो चुके हैं उनकी। और इंशाल्लाह आपको एक अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा, और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सब सब्जेक्ट्स की। अब रही बात एक एकेडमी के इंट्रोडक्शन की, इसमें सारे जो टीचर्स हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और पुराने पढ़ाने वाले हैं, और जो सिविल जजेस की अंडरस्टैंडिंग होती है उस हवाले से सारे पढ़ाते हैं। और बाबा नदीम साहब भी इस गाइड फर्दर फर्दर गाइड करते रहते हैं। क्योंकि उनके सुपरविजन में ये सारा काम चल रहा है, तो ये एक इदारा लिगेसी के साथ आ रहा है इंशाल्लाह। और मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मैंने जी एलएलबी एलएलएम पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, और मास्टर्स भी किया, फिर स्पेशलाइजेशन भी की। और प्रैक्टिस के लिहाज से जो मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो सिविल है, उसमें स्पेसिफिकली रेवेन्यू लॉ, और फिर साथ में क्रिमिनल लॉ की भी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट की सारी मेरी ओवरऑल प्रैक्टिस है, लाहौर में है। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि हमारा जो टॉपिक है वो आज का है लैंड रेवेन्यू एक्ट का। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, कि पंजाब का ये प्रोविंशियल लॉ है, और लैंड मतलब जमीनें, रेवेन्यू कि जमीनों से जो रेवेन्यू आता है, और यानी लैंड को कवर करेगा, लैंड से जो आने वाला रेवेन्यू है, यानी रेवेन्यू से जो टैक्स कलेक्शन होती है जमीन की, और ये प्रोविंस ऑफ पंजाब का है। ये हमने आज इस एक्ट के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है पार्टीशन का। पार्टीशन होती है तकसीम, कि किसी भी ज़रूरी ज़मीन की जो तकसीम है वो कैसे होगी। आपने देखा होगा गांव देहातों में जो ज़मीनें होती हैं उसमें लोगों के आपस में को शेयरर यानी मुश्तरका मालिक होते हैं, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि वंड करवा लें। वंड कहते हैं तकसीम को, और पार्टीशन को इंग्लिश में उसे पार्टीशन कहते हैं, वरना अपनी प्रैक्टिस की लैंग्वेज में तकसीम कहते हैं, और जो लोकल लैंग्वेज में है उसमें वंड कहते हैं। तो ये चैप्टर 11 इसको डील करता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट का पार्टीशन। इसका सबसे पहला सेक्शन जो पूरा ओवरऑल क्वेश्चन बनता है, वो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर पार्टीशन प्रेस्क्राइब अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, कि जो पार्टीशन का प्रोसीजर है वो लिखें। तो आपको सेक्शन 135 से 150 तक लिखना होता है। ये सेक्शन इसके रिलेटेड सेक्शन है, रेलिवेंट प्रोविजंस है। पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर एंड पे इसकी आउटलाइन बनाएंगे। सेक्शन 135, एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, के अब पार्टीशन की जो एप्लीकेशन है वो कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है उस दरखास्त देने के लिए, उसकी अहलियत क्या होगी कि जो पार्टीशन की तकसीम की जाके दरखास्त दे सकेगा। एनी ज्वाइंट ऑनर, तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज है आपका, यहाँ पे हाईलाइट कर लें, हाईलाइट हुआ भी हुआ पहले, कि हु कैन अप्लाई फॉर पार्टीशन ऑफ द लैंड। ऑप्शन आपको दे देंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड। एनी जॉइंट ऑनर, जॉइंट ऑनर कहते हैं मुश्तरका मालिक को, कि एक खेवट में, एक होल्डिंग में। अब ये जो मैं टर्म यूज करूंगा ना, खेवट, होल्डिंग, ये जब आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं इन डेफिनेशन पे होऊंगा, कि ताकि आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ये कीवर्ड क्या होता है, होल्डिंग क्या होती है, कानूनी क्या है। फिर उसमें हम स्पेसिफिकली पहले इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद फिर आएंगे टॉपिक्स पे। अभी चूंकि हम एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक में है, डायरेक्ट दरमियान में है, तो इसीलिए हर चीज़ फिर यहाँ अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो जॉइंट ओनर जो मुश्तरका मालिक होगा ऑफ लैंड, जमीन का, मे अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर। पार्टीशन कौन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर, ऑफ हिज शेयर इन द लैंड, के अपने हिस्से की पार्टीशन करवाने के लिए, बाकियों से अलहदा करवाने के लिए
कि उसका एकड़ नंबर फिक्स हो जाए, खसरा नंबर फिक्स हो जाए कि ये एकड़ नंबर फलां पर्सन का है, उसके नाम लग जाए स्पेसिफिकली विद पोजेशन, तो ये होती है पार्टीशन। अब वो कहते हैं कि उस बंदे के नाम क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तीन कंडीशन रखी है उन्होंने। सबसे सब एक क्लॉज है, डेट ऑफ एप्लीकेशन, एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन द शेयर इज रिकॉर्डेड अंडर चैप्टर 6 एज बिलोंगिंग टू हिम। शेयर इज रिकॉर्डेड का मतलब है कि उसके नाम इंतकाल हो चुका हो। इंतकाल म्यूटेशन, इंग्लिश में म्यूटेशन, उर्दू में इंतकाल, कि उसके नाम पटवारी के पास इंतकाल दर्ज हो चुका हो, उसका उसके नाम हो चुका हो। या दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इंतकाल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, हिज राइट टू द शेयर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ए डिक्री विच इज स्टिल सबसिस्टिंग एट द डेट, कि उसका जो शेयर है, उसका जो राइट है शेयर, वो डिक्लेयर हो चुका हो, कहाँ से, कोर्ट से, कोर्ट की डिक्री हो, जिस तरह सिविल कोर्ट की डिक्री होती है, विच इज स्टिल सबसिस्टिंग एट द डेट, कि यानी जिस दिन उसने दरखास्त तकसीम देनी है उस दिन वो डिक्री स्टिल इन फील्ड हो, वो कैंसिल ना हुई हो, उसके खिलाफ लेट्स सपोज कि अपील हुई हो और डिग्री कैंसिल ना हो गई हो, डिग्री इन फील्ड हो, यानी अभी तक बहाल हो। क्लास सी है, a written acknowledgement of that right has been executed by all persons interested in the admission or denial thereof। की तीसरी कंडीशन है कि या तो उसके नाम इंतकाल हो, दूसरी है या उसके पास डिक्री हो, कोई एक फुलफिल होनी चाहिए, या तीसरी है कि बाकी सारे लोग जो उसके मुश्तरका मालिक हैं वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लिख के दे दें कि हमें इसकी पार्टीशन पे कोई एतराज नहीं है, इसका हमारे साथ हिस्सा बनता है जमीन में, इसकी तकसीम कर दी जाए। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन हो तो फर्दर फर्दर आप पूछते जाएं, कोई भी क्लैरिटी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें जी। एनी क्वेश्चन? जो पूछना चाहता है वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और जिसको किसी चीज की भी समझ नहीं आई, किसी जगह पे कोई क्लैरिटी नहीं हुई तो वो जरूर बताए। चलें, आई होप कि सबको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पार्टीशन की एप्लीकेशन तो आ गई, दरखास्त हो गई, कौन दरखास्त दे सकता है। अब सेक्शन 135 ए स्पेसिफिकली ऐड किया गया है इनहेरिटेंस के केसेस में, विरासत के केसेस में, कि अगर किसी के नाम विरासत से जमीन हुई है, उसका उसके वालिद की, उसके फादर की डेथ हो गई है, और फर्दर आगे जो उसकी औलाद थी उसमें सारी जमीन तकसीम हो गई है, यानी उनका ऑनरशिप जो है डिवाइड हो गई है, तो उसकी तकसीम कैसे होनी है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 135, के सेक्शन 135 तो कहता है कि दरखास्त आएगी, वो कहते हैं उसमें पार्टीशन होनी है जनरल, लेकिन इनहेरिटेंस के केसेस में वो कहते हैं दरखास्त आने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे होगी, ये जी आप बोल के पूछें, मैसेज ना करें इस तरह। रेवेन्यू ऑफिसर होगा नायब तहसीलदार, जो आपकी हर तहसील में एक नायब तहसीलदार होता है और एक तहसीलदार होता है, जो पार्टीशन के केसेस को सुनते हैं, और उनकी वीक में 1 डे अदालत होती है, वो अदालत में उन केसेस को, पार्टीशन के केसेस को टेकअप करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करते हैं। इनको आपकी लोकल लैंग्वेज में तहसीलदार और नायब तहसीलदार कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को। ये रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस भी हम सेक्शन 17 और 19 में पढ़ेंगे, उसको पूरा जो उसके रिलेटेड है उनकी पावर्स, और सेक्शन 6 में, 7 में सारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने थ्रू आउट जब एक्ट पढ़ना है तो हम उसके क्लासेस में भी आ जाएंगे, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर में। 135 ए है पार्टीशन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, के इनहेरिटेंस के केसेस में दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर द इनहेरिटेंस म्यूटेशन, कि जब विरासत का इंतकाल हो जाएगा, हैज बीन सैंक्शन यानी पास हो जाएगा, एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल सर्व नोटिस ऑन ऑल जॉइंट ऑनर्स, यानी उन बहन भाई जिनके नाम जमीन हो गई विरासत के थ्रू, तो रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है। ये अभी 2026 की अमेंडमेंट है, ये पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, अभी आई है ये रिसेंटली, 2 महीने पहले ये उस तरह से ऐड हो गया फिर सेक्शन। ये देखें ना, जहाँ पे 3 छोटा सा लिखा हुआ है, उसके नीचे फुट नोट में लिखा हुआ है इंसर्टेड बाय पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026, कि उसके तहत ये अमेंडमेंट आई है। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर ऑनर्स टू ऑफ होल्डिंग टू सबमिट विद इन 30 डेज ए स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन एग्रीड बाय ऑल द जॉइंट ओनर, उन सबको वो नोटिस करेगा रेवेन्यू ऑफिसर के आपके नाम, आपके विरासत का इंतकाल हो चुका है, अगर आप लोग आपस में एग्री है, यानी आपस में सुलह से प्राइवेट पार्टीशन बना लें, पार्टीशन के आपस में डिवाइड कर लें कि फलां एकड़ फलां के पास होगा, दूसरा एकड़ फलां के पास है, तीसरा फलां के पास है,
तो इस तरह आप आपस में एकड़ डिवाइड कर लें। वो उनको प्राइवेट पार्टीशन इसको कहते हैं, कि आप प्राइवेटली बैठ के आपस में डिसाइड कर लें कि आप लोग जमीन कैसे तकसीम करना चाहते हैं। तो एकड़ नंबर आप फिक्स कर लें। सब क्लॉज 1A, where two or more legal heirs jointly hold rights in more than one holding within an estate। अब इसमें कहते हैं कि एक मौजा होता है, एक estate, यानी काफी सारे गांव मिला के उसको एक मौजा कह देते हैं, एक estate कह देते हैं। अब estate के अंदर जो फर्दर डिवीजन होती है वो होती है होल्डिंग्स, खेवट। अब वो कह रहे हैं कि अगर उस फौत होने वाले बंदे की जमीन एक से ज्यादा खेवट में है, एक मौजा एक ही है लेकिन एक से ज्यादा खेवट में जमीन है, तो फिर क्या होगा? द रेवेन्यू सर्कल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन सच लीगल एयर्स विद इन 1 year आफ्टर द इनहेरिटेंस म्यूटेशन। तो जब उनका विरासत का इंतकाल हो जाएगा तो वो 1 साल के अंदर अंदर क्या करेंगे? हैव बीन सैंक्शन और नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 आर इशूड, कि उनको नायब तहसीलदार ने बुलाया, तहसीलदार ने कि आप प्राइवेट पार्टीशन करके आ जाएं, वो नहीं आए थे, तो फिर भी उनके पास 1 साल टाइम है। किस चीज के लिए? शैल बी इंटाइटल्ड टू सबमिट ए स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन म्यूचुअली एग्रीड टू बाई ऑल द लीगल एयर्स, कि वो 1 साल के अंदर तक आपस में प्राइवेट पार्टीशन यानी सुलह सफाई से एक दूसरे के दरमियान वो एकड़ नंबर बांट लें। तो वो बांट के आ सकते हैं तहसीलदार के पास, और तहसीलदार ड्यूटी बाउंड है कि जो वो आपस में एग्री होके आएंगे वही तकसीम बनाएगा, वही एकड़ नंबर उनको अलॉट कर देगा तकसीम के दौरान। कोई क्वेश्चन जी यहाँ तक? क्लियर है जी? समझ आ रही है? चले, सबसेक्शन 2 है, if the scheme of private partition under subsection 1 is submitted, the revenue officer shall affirm the scheme in accordance with the provision of section 147। अब सेक्शन 147 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का है वो डील करता है प्राइवेट पार्टीशन को, कि अगर लोग आपस में किसी बात पे सुलह कर लें तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करने का पाबंद है। तो वो कहते हैं कि अगर इनहेरिटेंस के केसेस में वो लोग आपस में प्राइवेट पार्टीशन बना के आते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर शेल अफर्म उसी को ही कबूल करेगा, उसी को एक्सेप्ट करेगा, उनकी आपस में जो एग्री हुई है बात, कोई नई बात उसमें नहीं करेगा। सबसेक्शन 2A, आफ्टर द स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन अंडर सबसेक्शन 1A इज सबमिटेड बिफोर कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन होगा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कौन होगा? डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, दो ऑफिसर बैठते हैं। कमिश्नर, कमिश्नर जो डिवीजन में एक ऑफिसर बैठता है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी मेंबर के सामने। एज द केस में बी सच ऑफिसर शैल डिप्यूट एन असिस्टेंट कमिश्नर, कि अगर कोई प्राइवेट पार्टीशन सबमिट की गई है किसी हायर ऑफिसर के सामने, लेट्स सपोज एक तकसीम का फैसला हो गया, फिर उसकी अपील हो गई कलेक्टर के पास, फिर फर्दर रिवीजन हो गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अब अगर केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पेंडिंग पड़ा है तो वो लोग आपस में फिर एग्री हो गए हैं कि हम केस नहीं करना चाहते, लिटिगेशन नहीं करना चाहते, हम आपस में सुलह कर चुके हैं, हमारी प्राइवेट पार्टीशन एक्सेप्ट की जाए। तो जो भी ऑफिसर जहां भी केस होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या करेगा? डिप्यूट एनी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, AC1 कहते हैं तहसीलदार को, हु शैल अफर्म द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147। तो वो जो हायर ऑफिसर होगा वो तहसीलदार को मैटर भेज देगा कि आप इनकी प्राइवेट पार्टीशन को पहले तसल्ली करें, चेक करें कि ये ठीक है, और फिर इसको अफर्म कर दें यानी कंफर्म कर दें, एक्सेप्ट कर लें, इसी तकसीम का ही आर्डर बना दें जिस तरह ये आपस में एग्री होके आए हैं। Subsection 3, notwithstanding anything contained in this act, a scheme of war private partition between all the joint landowners may include site of town or village। अब लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो सिर्फ ज़रूरी ज़मीनों की तकसीम करेंगे, ज़रूरी ज़मीनें जहाँ पे फसलें काश्त हो रही, जहाँ पे घर बना हुआ है, कस्बा है, टाउन है, उसकी तकसीम वो नहीं करेंगे। लेकिन उसकी एक्सेप्शन उन्होंने दे दी सेक्शन 135A सब सेक्शन 3 में, कि अगर वो जो आपस में लोग सुलह कर लें, सुलह के तहत अगर वे अपनी किसी घर की ज़मीन शामिल करते हैं, साइट ऑफ टाउन और विलेज, किसी विलेज या टाउन की साइट शामिल करना चाहते हैं, प्लॉट शामिल करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, यहाँ पे इजाज़त है। लेकिन जब वो प्राइवेट पार्टीशन हो, उनकी आपस में सुलह हो, सुलह से करके आए हैं, एग्री होके आए हैं, रिटर्न है उनका मुआहदा आपस में कि हम एग्री हो चुके हैं, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है
कि लैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, ये घरों की तकसीम नहीं कर सकते, उसका अलॉटमेंट जो है नहीं कर सकते। उसकी तकसीम के लिए पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, जो कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कि रिहायशी ज़मीनों की तकसीम सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, रेवेन्यू ऑफिसर की नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ लैंड की करते हैं। लैंड की डेफिनेशन है ज़रूरी ज़मीन, कि जहाँ पे फसलें काश्त हो रही हैं, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू पे ये टैक्स लेते हैं फिर। Subsection 4. If the scheme under subsection 1 is not filed within the stipulated time, the revenue officer shall immediately commence proceeding for partition of the whole joint holding and pass the order of partition within 60 days. अब इसमें यह है कि अगर वो कहते हैं विरासत का इंतकाल हो गया, उन लोगों को बुलाया गया कि आप आपस में एग्री होके हमें अपनी प्राइवेट पार्टीशन बना के दे दें, वो लोग आपस में एग्री नहीं हुए, तो फिर क्या करेगा रेवेन्यू ऑफिसर? फौरन जो है खुद से तकसीम की कार्रवाई शुरू कर देगा। शैल इमीडिएटली कमेंस द प्रोसीडिंग ऑफ आर पार्टीशन, यानी फौरन वो प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। और कितने टाइम में डिसाइड करेगा? 60 डेज में, 60 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करे। 135B स्केड्यूल फॉर पार्टीशन, ये भी 2026 में अमेंडमेंट हुई है, 135B सेक्शन ऐड हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 135 एंड 135A। 135 कहता था कि दरखास्त तकसीम आएगी, कोई बंदा आके केस फाइल करेगा तकसीम का कि हमारी जमीन को तकसीम करें। एंड 135A, 135A था कि अगर इनहेरिटेंस का केस है तो रेवेन्यू ऑफिसर उन सारे बहन भाइयों को बुलाएगा कि आप आ जाएं, आप लोगों की हम तकसीम बना देते हैं, जमीन आप लोगों को स्पेसिफिकली अलाट कर देते हैं कि कल को झगड़ा ना हो। अगर वो नहीं आते तो फिर क्या है? द रेवेन्यू ऑफिसर मे विद अप्रूवल ऑफ द कलेक्टर। तो रेवेन्यू ऑफिसर अब यानी ऑटोमेटिक ये तकसीम हो गई है। ये प्रॉपर्टी लॉ में अमेंडमेंट्स काफी हुई है, कि पहले होता था कि कोई अप्लाई करता था, अब यहाँ पे कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 135 और 135 कि दरखास्त आई है नहीं आई, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने वो जो वारसान थे उनके जिनके नाम इनहेरिटेंस हुई है वो आते हैं या नहीं आते, रेवेन्यू ऑफिसर खुद से क्या करेगा? विद द अप्रूवल ऑफ कलेक्टर, डीसी से इजाजत लेगा। जो जिले का रेवेन्यू ऑफिसर है, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, उसके तीनों नाम उसी के हैं। तो उससे इजाजत लेके क्या करेगा? इनिशिएट पार्टीशन ऑफ एनी ज्वाइंट होल्डिंग, यानी मुश्तरका जो खेवट है, जो मुश्तरका खाता है, उसकी तकसीम शुरू कर देगा खुद से, इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिकली डिस्प्लेड। और पब्लिकली जाके उन लोगों को बताएगा कि हम आपकी जमीन की तकसीम कर रहे हैं, फॉर पार्टीशन एज अप्रूव्ड बाय द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और उनको डेट भी बताएगा कि इस डेट को हम तकसीम करेंगे। अब यानी ये ऑटोमेटिक तकसीमें हो रही हैं पंजाब में, कि लोगों के झगड़े खत्म हो जमीनों पे, ताकि जहां का जिसका पोजेशन है वहीं पे उसको अलॉट कर दी जाए जमीन। जहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। यार सर। माशाल्लाह, आज के सारे ही जुरिस्ट बैठे हुए हैं भाई, किसी को सारों को अंडरस्टैंडिंग है पूरी, समझ आती जा रही है, हाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, बताइए। जी सर, क्लियर है। नो सर, समझ आ रही है। चलो ग्रेट। सर जहाँ अभी नहीं आएगी आपको बताएं। श्योर। जी नेक्स्ट प्लीज, कौन बोल रहा था? सर अभी आपने कलेक्टर के 3 नाम बताए थे, वो दोबारा बताइएगा काइंडली। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में जी होता सर। है फुल कलेक्टर। दूसरा नाम उसका है डिप्टी कमिश्नर, और उसे डीसी भी कहते हैं, उसका एब्रीवेशन है डीसी। डिप्टी कमिश्नर उसका नाम है, और कलेक्टर की पावर भी उसी के पास ही होती है। ये भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, कैसे कलेक्टर क्यों कहते हैं और डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी ये डीसी क्यों कहते हैं, ये भी फर्क है इसमें। जब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी, गवर्नमेंट ने जो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी हुई है, तब वो जो पावर यूज करता है वो एज ए डिप्टी कमिश्नर यूज करता है, डीसी यूज करता है। लेकिन जब वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वर्क करता है, यानी कोई भी लंबरदार किसी को अपॉइंट करता है या कोई अपील की हेयरिंग करता है, तो उस वक्त वो एज ए कलेक्टर बैठा होता है, उसके पास कलेक्टर की पावर है। और जिस तरह आप एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस पढ़ते हैं, अब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस एक एडिशनल सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे वो पावर दी हुई है। तो वो जब 22A 22B के तहत कोई पावर्स अपनी यूज करता है, तो उसे हम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं, हालांकि वो एडिशनल सेशन जज है, वो पॉइंट वो एज ए एडिशनल सेशन जज हुआ है। तो सेम यही इधर इस साइड पे है, कि जब एक डीसी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करता है, तो उसको पास डीसी की पावर है, डिप्टी कमिश्नर की पावर है। लेकिन
जब वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई भी पावर यूज करता है या कोई कार्रवाई करता है, कोई केस सुनता है, तो फिर उसके पावर एज ए कलेक्टर है। तो कलेक्टर उसकी बेसिक पावर है, और यानी बाय विर्च्यू ऑफ ऑफिस से वो पावर मिली हुई है कलेक्टर की लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। लेकिन फर्दर जो बाकी सारी वो कार्रवाई करेगा वो एज ए डिप्टी कमिश्नर करेगा। जी बताइए जी। यस। अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, जी बताइए। सर, इसमें आपने डीसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे रेवेन्यू जो पावर्स हैं उनके बारे में बताया, तो हम्म। ऐसे ही इनके जो है ना जुडिशियल पावर्स भी होते हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि ये मतलब एक्सपीडियंसी के लिहाज से ये जो है ना इतना मतलब इफेक्टिव है, इतने सारे पावर्स एक ही जो है ना पोजीशन को देना? जी आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। इसमें हम जब पढ़ेंगे, वापस जाएंगे सेक्शन 10, 11, 12, 13 पे, तो वहां हम पढ़ेंगे कि कलेक्टर के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। दो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जिले में। एक तो होता है कलेक्टर, फुल कलेक्टर, जो डीसी खुद है। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरल होता है, जो कि रैंक में तो डीसी से एक, यानी डिप्टी कमिश्नर 19 ग्रेड का है और वो 18 ग्रेड का होता है। तो उसे हम एडीसीआर भी कहते हैं। एक होता है एडीसी जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरल। वो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है और डीसी को जो हेल्प देनी है वो देता है। लेकिन डीसी के ब्याह पे जो अपील सुननी है, जुडिशियल साइड के केसेस सुनने हैं, जो तहसीलदार नायब तहसीलदार के फैसलों के खिलाफ अपील आएंगी जिला में, तो कलेक्टर खुद नहीं सुनता, डीसी खुद नहीं सुनता उनकी अपील। वो अपने साथ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट ने उसे हेल्प के लिए दिया होता है कि ताकि उसका काम बांट दिया जाए, उसके उस पर बर्डन कम कर दिया जाए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू, तो वो अपील सुनता है उस पे आप पे। तो ये सारी पावर्स एक के पास नहीं है, ये फिर डिवाइड हो जाती है फर्दर। और ये बड़ा स्पीडी चला लेते हैं, स्पीडी चल रहा होता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन जी। सर आजकल तो ग्रीन सर्टिफिकेट की मद में ये चल रहा है, तो इनकी पावर्स फिर भी एप्लीकेबल है? सॉरी दोबारा बोलिए, ऊंचा बोलिए थोड़ा। आजकल कुछ ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से बात चल रही है, तो इनकी पावर्स फिर भी आती हैं उसमें? जी जी बिल्कुल आती हैं। अभी वो ग्रीन सर्टिफिकेट स्टार्ट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। जब तक ये पार्टीशन वगैरह सारी कंप्लीट ना हो जाए, ग्रीन सर्टिफिकेट जारी हो ही नहीं सकता। अभी तो पार्टीशन के मामला ही सीधे नहीं हुए। अभी ये अमेंडमेंट भी अभी आई हैं, अभी लॉ में इम्प्लीमेंट हुई हैं, 2 महीने हुए हैं। और अभी और आनी भी है, रूल्स में भी आनी है और लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी फिर अमेंडमेंट आनी है, हो रही है अभी फिर। तो जब तक ये लास्ट मुकम्मल सीधा नहीं हो जाता, तब तक ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं चल सकता, क्योंकि उसके लिए तकसीम होना ज़रूरी है, उसके लिए पार्टीशन हो जाना ज़रूरी है, तब ग्रीन सर्टिफिकेट जारी होगा। इनकी पावर्स बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। और जो आपने एक भाई ने बात की कि जुडिशियल पावर्स, तो इसको सेक्शन 27 जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करूंगा कि ये समरी प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये भी फर्क है, रेवेन्यू की साइड में समरी प्रोसीडिंग होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे क्यूएसओ अप्लीकेबल नहीं है। जहाँ क्यूएसओ अप्लीकेबल ना हो, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं और समरी प्रोसीडिंग्स। अब हम पढ़ते हैं जी सेक्शन 136, रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशन, के कौन सी जमीनों की पार्टीशन नहीं हो सकती, रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है। तो क्लास ए में उन्होंने बता दिया, प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद एंड बरियल ग्राउंड, जिनको हम कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ बंदों को दफन किया जाता है, मुर्दों को। हेल्ड इन कॉमन बिफोर पार्टीशन शैल कंटिन्यू बी सो हेल्ड आफ्टर पार्टीशन, कि ना किसी की मंदिर, मस्जिद, कलीसा, गिरजाघर, उनकी पार्टीशन नहीं हो सकती कब्रिस्तान की। जिस तरह वो पहले मुश्तरका हैं, सब लोगों के लिए कॉमन है, तो वो कॉमन रहेंगे। क्लास बी है पार्टीशन ऑफ एनी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब नीचे प्रॉपर्टी बताई है, इनकी भी वो कहते हैं पार्टीशन नहीं हो सकती। कौन सी? सब क्लास वन, एनी इम्बैंकमेंट, वाटर कोर्स, वेल, टैंक और एनी लैंड ऑन विच सप्लाई ऑफ वाटर टू एनी सच वर्क मे डिपेंड। अब इसमें कहते हैं कि कोई वाटर कोर्स है, यानी खाल है, जिसे हम खाल कहते हैं, नाला कहते हैं, या नहर है कोई, रजवाया जिसे आप कहते हैं, माइनर भी उसको कहते होते हैं, छोटा पानी का जो खाल होता है, तो वो कहते हैं उनकी पार्टीशन नहीं हो सकती। क्यों? कि वो सप्लाई ऑफ वाटर के लिए यूज होते हैं, वो कॉमन चीजें हैं, सबका फायदा है उसमें, वो किसी एक को अलाट नहीं हो सकती वो जमीन। वेल है, कुआं है, कोई टैंक है, यानी तालाब है, छप्पड़ है, जिस तरह देहातों में छप्पड़ भी होते हैं गाँव के साथ, तो वो किसी को अलाट नहीं हो सकता, वो कॉमन रहेंगे। सब क्लास टू, ग्रेजिंग ग्राउंड, चरागाह जिसे हम कहते हैं,
कि देहातों में कुछ गांव के साथ चरागा की जमीन भी होती है, जो कॉमन लैंड रहती है, वो वहां के रहने वालों के लिए कॉमनली यूज होती है, ग्रेजिंग ग्राउंड। सब क्लास 3 है एनी लैंड विच इज ऑक्युपाइड एज ए साइट ऑफ टाउन, कि कोई ऐसी जमीन जो कि टाउन के अंदर है, जो विलेज के अंदर है, दरमियान में है। साइट ऑफ टाउन or village may be refused if in the opinion of a revenue officer with the partition of such property is likely to cause inconvenience। ये रेवेन्यू ऑफिसर समझता है कि अगर हम इस टाउन के अंदर वाला जो एक प्लॉट पड़ा है, एक एकड़ खाली जमीन पड़ी है, उसकी पार्टीशन करेंगे तो लोगों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा होगी। कैसे? टू द को शेयर और अदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड देयर इन आर टू डिमिनिश द यूटिलिटी देयर ऑफ टू दोज पर्सन, कि बाकी लोगों की यूटिलिटी डिस्टर्ब होगी। किस तरह? कि उनका रास्ता बंद हो सकता है, तो गली बंद हो सकती है, पानी निकलने का रास्ता बंद हो सकता है। तो इसीलिए रेवेन्यू ऑफिसर जो है साइट ऑफ टाउन यानी टाउन के मुल्हिका जो को प्लाट होगा उसको भी पार्टीशन उसकी नहीं करेंगे, किसी घर की भी पार्टीशन नहीं करेंगे। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं उन पर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। यहाँ पे प्रैक्टिकली बड़े क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकली ये बड़ा अप्लाई होता है सेक्शन 136 के कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनकी पार्टीशन नहीं हो सकती। मोस्टली रेवेन्यू ऑफिसर ने घरों की पार्टीशन की होती है, जो देहातों में बने होते हैं, चार चार पांच पांच घर कुछ जमीनों में, तो वो पार्टीशन कर देते हैं, तो इनके केसेस प्रैक्टिकली आते होते हैं। सेक्शन 137 है नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। The revenue officer on receiving the application under section 135 के रेवेन्यू ऑफिसर के पास तकसीम की दरखास्त आई तो क्या करेगा? शेल इफ इट इज इन ऑर्डर एंड नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शन, कि वो तकसीम की दरखास्त सही है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिक्स ए डे नॉट लेटर देन 7 days फॉर द हियरिंग देयर ऑफ, तो फिर नोटिस जारी कर देगा और 7 दिनों की पेशी डालेगा। फिक्स टाइम उन्होंने दिया है 7 दिन। Clause A, cause notice of application and of the day so fixed to be served on such of the recorded co-sharer as have not joined in the application, कि वो सारे मालकान को जो उस खेवट में होल्डिंग में रिकॉर्डेड को शेयरर हैं, जिनका नाम मेंशन हुआ है, जिनके नाम मलकियत है, उन सारे मुश्तरका मालिकों को नोटिस जारी करेगा कि फलां डेट को आपकी पेशी है और आपकी तकसीम की कार्रवाई की जा रही है। Clause B, if he thinks fit, cause the notice to be served on or proclaimed for the information of any other person whom he may deem to be directly or indirectly interested in the application। अब इसमें कहते हैं कि अगर एक बंदा जिसके नाम रिकॉर्डेड पोशियर यानी उसके नाम मलकियत नहीं है, लेकिन उसके पास पोजेशन है, वहां उस होल्डिंग में, उस केवट में, उस खाते में पोजेशन है उसके पास, तो फिर वो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको भी बुलाएगा। सबसेक्शन 2, द रेवेन्यू ऑफिसर इफ थिंग्स फिट शैल इशू, तो कैसे वो बुलाएगा? ऑल मोड्स ऑफ सर्विस, ऑल मोड्स होते हैं कि एट ए टाइम रजिस्ट्री नोटिस भी जारी कर देना, लिफाफा रजिस्ट्री जारी कर देना, अखबार इश्तिहार भी इकट्ठा ही करवा देना, थ्रू व्हाट्सएप इतला करवा देना। वो कहते हैं एट ए टाइम, ये नहीं कि पहले वो रजिस्ट्री नोटिस जारी करवाए फिर उनको चिस्पानगी जो होती है, अफिक्सेशन, अफिक्सेशन कहते हैं उसे, चिस्पानगी कहते हैं उर्दू में, कि जाके नोटिस को उसके घर के बाहर लगाओ, ये और अखबार इश्तिहार एट ए टाइम वो कहते हैं जारी कर सकते हैं। प्रोक्लेमेशन सिमल्टेनियसली, एक ही दफा इकट्ठा। क्लास बी, स्केड्यूल फॉर डिसाइडिंग द केस ऑफ पार्टीशन विद इन 60 days। अब चूंकि पार्टीशन को डिसाइड करने का टाइम है 60 दिन, तो वो उसमें एक पूरा स्केड्यूल बना देंगे कि महीने के अंदर हम ये कार्रवाई करेंगे, अगले हफ्ते ये करेंगे, अगले हफ्ते ये कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह का जो पूरा स्केड्यूल है वो भी नोटिस के साथ भेजेंगे कि इस तरह कार्रवाई चलनी है। ये है नोटिस। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 138, एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन। दरखास्त आ गई तकसीम की, चाहे दरखास्त आई थी चाहे इनहेरिटेंस का था। इनहेरिटेंस में अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने बुलाया कि आप लोग सुलह सफाई के जरिए तकसीम करवाते हैं, तो आके अपना प्लान बना के ले आए, अपना जो मुआहदा है वो लिख के ले आए, मैं उसी तरह पार्टीशन बना देता हूँ। अगर वो एग्री नहीं हुए तो रेवेन्यू ऑफिसर 135B के तहत खुद से पार्टीशन स्टार्ट कर देगा। 136 में उन्होंने बता दिया कि फलां फलां जमीनों की पार्टीशन नहीं करनी, नहरों की, फलां खाल की, कब्रिस्तान की, इबादत गाहों की, उनकी नहीं करनी, और साइट ऑफ टाउन की भी नहीं करनी। 137 में हमने पढ़ा कि फिर वो नोटिस जारी करेगा सारी पार्टीज को, और एट ए टाइम सारे मोड यूज कर सकता है, और 60 दिन का जो प्लान है डिसाइड करने का केस, वो भी साथ भेजेगा नोटिस। अब 138 में है कि जब नोटिस जारी हो गए, कुछ पर्सन आके हाजिर हो जाते हैं। एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन ऑन द डे फिक्स्ड अंडर सेक्शन 137
For the hearing of application or any other day to which the hearing may be adjourned, the revenue officer shall ascertain whether any of the other co-sharers desire the partition of their share. जो लोग नोटिस के तहत कोर्ट में आएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर उन सबसे पूछेगा कि क्या आप लोग अपनी जमीन की तकसीम करवाना चाहते हैं। एंड इफ एनी ऑफ देम सो डिजायर्स, और उनमें से अगर कोई कहता है कि हाँ मेरी भी जमीन की तकसीम करें, मेरा भी अलहदा वंडा बनाए, तो क्या करेगा, ही शैल एड हिम एज एन एप्लीकांट फॉर पार्टीशन। तो वो उस बंदे को एज ए एप्लीकांट कंसीडर करेगा, एज ए रेस्पोंडेंट कंसीडर नहीं करेगा, एज एन एप्लीकांट कंसीडर करेगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 140, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कि जब एप्लीकेशन आ गई, लोग हाजिर आ गए, पार्टीज कुछ जो जिनको एज ए एप्लीकांट ऐड किया गया वो भी कर लिया गया, बाकी रिस्पोंडेंट रह गए, कुछ के खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई हो गई, तो फिर एप्लीकेशन एडमिट हो गई। फिर क्या होना है, 140 में है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल असर्टेन द क्वेश्चंस। रेवेन्यू ऑफिसर फिर क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा, इफ एनी, कि कोई मसला तो नहीं है इन डिस्प्यूट बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन, जो लोग हाजिर आए हैं उनमें कोई पहले कोई मलकियत का डिस्प्यूट तो नहीं है, इन पार्टीशन ऑफ द होल्डिंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम, तो वो उनको डिस्टिंग्विश करेगा, वाजे करेगा। कौन से, क्लास ए है, क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट, के कोई मलकियत का इशू तो नहीं है, टाइटल का, यानी कोई क्लेम करता है कि मेरी 2 कनाल ज्यादा बनती है, इसकी 2 कनाल कम है, तो पहले इस क्वेश्चन को फिर डिसाइड करेगा। क्लास बी, क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड और द मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, कि वो मोड ऑफ पार्टीशन, मोड यानी किस तरीके से डिवाइड करेंगे, यानी कुछ जमीन 5 एकड़ फ्रंट पे है, रोड के साथ है, और 10 एकड़ पीछे है, तो रेवेन्यू ऑफिसर पहले डिटरमिन करेगा कि हम फ्रंट भी बराबर डिसाइड करेंगे और बैक वाली जमीन भी। या कुछ जमीन दरिया के करीब है, कुछ जमीन अच्छी जमीन है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर डिवाइड करेगा उसको नाकिस जमीन और कामिल जमीन। नाकिस जो जमीन अच्छी नहीं है, कामिल जो अच्छी जमीन है, तो वो हम बराबर बराबर तकसीम करेंगे। या फिर ये एक प्रिंसिपल बनाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ पोजेशन को हम देखेंगे कि कब्जे के मुताबिक हम डिवाइड करेंगे। या प्रोक्सिमिटी ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ लैंड देखते हैं कि जमीन की कीमत वहां ज्यादा है वहां कम है, तो सब लोगों को बराबर शेयर दिया जाएगा उस अच्छी जमीन से और खराब जमीन से। प्रोक्सिमिटी ऑफ लैंड है कि कौन सी जमीन शहर के नजदीक है, कौन सी शहर से थोड़ी दूर है, तो हर किसी को बराबर हिस्सा दिया जाएगा, शहर की जमीन के नजदीक भी और दूर वाली जमीन में से भी। ये है मोड ऑफ पार्टीशन। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। नेक्स्ट सेक्शन है 141, क्वेश्चन ऑफ ए टाइटल और पोजेशन इन होल्डिंग। ऊपर था क्लास ए में कि अगर कोई क्वेश्चन टाइटल का आ जाता है तो फिर क्या करना है, 141 में उन्होंने पावर दे दी। इफ ए क्वेश्चन ऑफ टाइटल और पोजेशन इन द होल्डिंग, कोई कहता है कि किसी की मलकियत कम है या वो कहता है मेरी ज्यादा है, ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल है, ये उसकी मलकियत का इशू है। आर पोजेशन, या कोई कहता है कि इसका पोजेशन है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, तो पोजेशन का मसला आ गया, तो वो क्या करेगा, इन द होल्डिंग यानी खेवट में खाते में इज रेज्ड, सामने आया, इन द पार्टीशन प्रोसीडिंग द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर, तो रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायर करेगा उस क्वेश्चन को, चेक करेगा इनटू द सब्सटेंस ऑफ सच क्वेश्चन, के उस क्वेश्चन को जो अराइज हुआ है, इशू आया है, उसके सब्सटेंस में क्या क्या चीजें हैं, क्या इशू है, एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, और उन दोनों पार्टीज को सुन के फिर पहले उस क्वेश्चन का फैसला करेगा और फिर पार्टीशन की तरफ जाएगा। यहां तक को क्वेश्चन हो तो बताइए जी। 142, disposal of other questions. When there is a question as to property to be divided or the mode of making a partition, the revenue officer shall, after such inquiry as he deem necessary, immediately record an order stating his decision on the question and his reason for the decision. 142 में कहते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर ने मोड ऑफ पार्टीशन डिसाइड करना है कि नाकिस कामिल जमीन कैसे डिवाइड होगी, दरिया वाली जमीन और अच्छी जमीन कैसे डिसाइड होनी है, महंगी जमीन और जो सस्ती जमीन है वो इन, यानी ये नहीं हो सकता कि एक मालिक को वो 10 एकड़ सारी महंगी जमीन अलाट कर दे और एक मालिक को सारी सस्ती जमीन अलाट कर दे, एक मालिक को सारी दरिया के करीब दे दे और एक मालिक को सारी पक्की जमीन अच्छी जमीन दे दे, तो इस तरह नहीं होना, बराबर होना है। तो ये मोड ऑफ पार्टीशन वो कहते हैं 142 में, रेवेन्यू ऑफिसर अपनी रीजंस लिख के मोड ऑफ पार्टीशन का फैसला लिखेगा, उसका डिसीजन देगा पहले और फिर आगे जाएगा तकसीम की तरफ। जमीन डिवाइड बाद में करेगा, पहले मोड डिसाइड करेगा कि तरीका क्या होगा पार्टीशन का, किस तरह हम डिवाइड करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। क्लियर है सबको, एसएम साहब समझ आ रही है? मिस्टर एजाज अली खान समझ आ रही है जी आपको?
यस सर क्लियर है। चले चले, थैंक यू जी। आप फिर इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिए, अभी टाइम एंड हो गया है, इस लिंक को अगेन ज्वाइन कर लें।